इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे भारतीय नौसेना की तरफ से के-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया और उस दौरान सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो हमें नियमित अंतराल में देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अब ये बात सच है, क्योंकि डीआरडीओ से जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है वो इसी तरफ इंगित कर रही है। दरअसल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना एक ऐसे आम सहमति में पहुंचे हैं जिसके अंतर्गत वो बहुत जल्दी एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का है उसको टेस्ट करने वाले हैं, जिसकी मिनिमम रेंज 2500 किलोमीटर होने वाली है। स्पेशली अगर हम बात करें तो आने वाले भविष्य में हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं जो कि प्रोडक्ट 77 के अंतर्गत बनाई जाएंगी उनमें इनको इंटीग्रेट किया जाना है। कुल मिलाकर के अगर हम ये बात करें तो सोर्सेज ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि बेसिकली ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि निर्भय से ही डिराइव की जाएगी और ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित की जाएगी। ऑलरेडी इस मिसाइल ने 500 किलोमीटर की रेंज को डेमोन्स्ट्रेट किया है अपने सक्सेसफुल ट्रायल्स के दौरान, लेकिन अभी इसके दो बड़े टेस्ट होने हैं। पहला जो फेज होगा उसमें 1000 किलोमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। एक बार जब डीआरडीओ इससे सहमत हो जाएगी, डीआरडीओ इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी, तो फिर जो 2500 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट है उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर हम करंट इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पे नजर डालें तो ये एक कॉम्पैक्ट सबसोनिक डेरिवेटिव है निर्भय क्रूज मिसाइल का, जिसको डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है और इसकी जो लेंथ है ये 5.6 मीटर की है। वहीं इसका वजन 975 किलोग्राम का है और ये 0.505 डायमीटर को रखती है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑप्टिमाइजेशन की तो इसको इस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये जो स्टैंडर्ड 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब है उससे लॉन्च की जा सके और ये मिसाइल अपने टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर चुकी है और इसीलिए डीआरडीओ का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं डीआरडीओ की रिपोर्ट ये कहती है कि फरवरी 2023 में इसका टेस्ट एक अंडर वाटर पॉन्टून की सहायता से किया गया था, जहां पर इसने 402 किलोमीटर की फ्लाइट को अचीव किया था, जहां पर इसने सारे मिशन पैरामीटर को प्राप्त कर लिया था। और अब यहाँ पर दो फुल रेंज के जो वैलिडेशन टेस्ट हैं वो और आयोजित किए गए थे 2024 में, जहां पर इस मिसाइल ने अपने सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा किया था। इनिशियली इस मिसाइल को जो हमारी प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंतर्गत 6 इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है, उनमें यूज़ की जाएंगी। लेकिन डीआरडीओ का प्लान इससे ऊपर भी बढ़ के है। यहाँ पर तैयारी की जा रही है प्रोजेक्ट 77 की, जिसके अंतर्गत 10,000 टन की जो एसएसएन है इनका निर्माण किया जाना है, जहां पर पहली दो सबमरीन का जो कार्य है वो 2036 से 37 तक पूरा होगा और उसके बाद जो बाकी की सबमरीन है वो चरणबद्ध तरीके से हमें देखने को मिलती रहेंगी। और सबसे खास बात तो ये है कि जो नए क्लास की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स होने वाली हैं इनके ऑपरेशनल जो पैरामीटर्स हैं वो भी अलग होंगे। इनको लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और इसीलिए बहुत जल्दी डीआरडीओ इस पर काम शुरू करने वाली है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हर सबमरीन को जो घातक वेपनरी है उससे इक्विप किए जाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ हमारे पास के-4 से लेकर के-6 जैसी जो घातक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है, तो वहीं अब नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो डेवलपमेंट है ये भी डीआरडीओ की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और निस्संदेह भारतीय नौसेना के लिए ये काफ़ी हितकर है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जिस प्रकार चीन की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वो अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारत को लॉन्ग रेंज जो वेपनरी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसी क्षेत्र में सही समय पर एक सही कदम डीआरडीओ की तरफ से उठाया जा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें हमें बड़ी अपडेट्स कब देखने को मिलती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां तेजस की फ्लीट को इंडक्ट करने की तैयारी कर रही है और मार्च 2026 तक हमें तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की तरफ से इन फ्लीट्स के अलावा जो इनमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उनको भी तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 2 के लिए बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना इस समय ट्रेनिंग और इकोसिस्टम को विकसित करने में लगी है और ट्रेनिंग के साथ साथ जो ऑपरेशन सपोर्ट इकोसिस्टम है ये भी तैयार किए जा रहे हैं और ये सब पूरा किया जाएगा एडवांस सिमुलेटर के इंडक्शन के साथ और फ्लाइट असिस्टेंस सिस्टम के साथ। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो इस समय इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक नई रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट किया है, जहां पर वो स्पेशलाइज्ड
फ्यूल मिशन सिमुलेटर और हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक और टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम को इंडक्ट करने वाली हैं, जो कि तेजस की फ्लीट के सपोर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो तकरीबन 7 की संख्या में फ्यूल मिशन सिमुलेटर को इंडक्ट करेंगे, ताकि जो क्रू की ट्रेनिंग है इसको अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके और अलग अलग एस्पेक्ट में जो ट्रेनिंग है वो दी जा सके। ये सिमुलेटर पायलट्स को इनेबल करेंगे कि ये प्रिसाइज जो फ्यूल प्लानिंग को प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इन फ्लाइट जो फ्यूल मॉनिटरिंग है उसको सीख सकते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होती है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर के भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तरफ भारतीय वायुसेना जहां बड़ी संख्या में फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाली है, तो वहीं इस प्रकार के जो सिस्टम है भारतीय वायुसेना की मदद निसंदेह करेंगे। हालांकि जहां बात रही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की, तो ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। बाकी एक्चुअल ट्रेनिंग आपको जो ट्रेनर वेरिएंट है उसमें ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप सब भली भांति जानते हैं कि सिमुलेटर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है पायलट्स को ट्रेन करने में। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट डे ही पायलट को सीधा फाइटर जेट में नहीं डाला जा सकता। उन्हें एक चरणबद्ध ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं। और इसी क्रम का इस समय अनुसरण भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है। खैर, आपको याद दिला दें कि आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में हमें जो तेजस मार्क 1A और मार्क 2 फाइटर है वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि तेजस मार्क 1A में तो हमें बेसिकली ट्रेनिंग वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तेजस मार्क 2 का कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं है, एमका का कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं है। जाहिर सी बात है, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार से निर्वहित करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये कदम भारतीय वायुसेना की एक समझी रणनीति का हिस्सा है। खैर, तेजस की बात करें तो तेजस आने वाले भविष्य में निसंदेह भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे, जहां पर 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना भविष्य में ऑपरेट करने वाली है। हालांकि बीच में इनके नंबर्स में एक्सपेंशन की खबरें सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि शायद भारतीय वायुसेना थर्ड बैच की तरफ जा सकती है, लेकिन अब इस मामले से इनकार कर दिया गया है और बताया गया कि भारतीय वायुसेना अब किसी थर्ड बैच की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि भारतीय वायुसेना बेसिकली अगर एडिशनल नंबर ऐड करने पड़े तो वो तेजस मार्क 2 के होंगे। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा सारा का सारा जो दारोमदार अब टिका है भविष्य के वॉरफेयर के लिए, वो तेजस मार्क 2 पर टिका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्क 1A काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट को तेजस मार्क 2 से ज़्यादा अच्छे से पूरा किया जा सकता है, और इसीलिए अब जो नंबर्स है वो फिक्स हो चुके हैं। कोई एडिशनल थर्ड बैच का ऑर्डर तेजस मार्क 1A का नहीं आएगा, बल्कि अब जो ऑर्डर आएंगे एडिशनली वो आएंगे तेजस मार्क 2 को लेकर के। तो ये अपडेट काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।